ससुराल में नई बहू का एक चूल्हा और 36 पकवान। कोई बढ़िया पकवान खाने का मन कर रहा है। गर्मा गर्म पूरी और खीर मिल जाती तो मजा आ जाता। हाँ तो मेरे लिए जरा कचौड़े और आलू की सब्जी भी बनवा देना। मेरे लिए पुलाव और रायता हो जाए तो रविवार सफल। और मुझे तो पनीर की सब्जी चाहिए। आखिर घर में बहू किस दिन काम आएगी। माँ मुझे बस गर्मा गर्म पकौड़ी मिल जाए। भाभी मेरे लिए जलेबी भी जोड़ देना। काजल, आज रविवार है, सबके लिए अलग अलग पकवान बना ले, सब पेट भर कर खा लेंगे। वाह, सब खुशी खुशी खा लेंगे और मैं यहाँ नौकरानी हूँ क्या? एक चूल्हे पर 36 तरह का पकवान बनाऊं? मुझसे नहीं होगा। बहू, मैं नौकर नहीं हूँ। दाल भात चोखा बनाऊंगी, जिसे खाना हो खाए, नहीं तो मत खाए। काजल गुस्से में आंगन के चूल्हे के पास आती है, लकड़ियाँ डालकर आग जलाती है और बर्तन में दाल चढ़ा देती है। सुबह से उठो, इतने बड़े परिवार के लिए 36 तरह के पकवान बनाओ। इन्होंने तो मुझे नौकर समझ रखा है। एक चूल्हे पर 36 पकवान बनाओ, ऊपर से ये मिट्टी का चूल्हा। पहले लकड़ियाँ डालो, फूको, फिर बर्तन चढ़ाओ, फिर साफ करो। भगवान, कितना कुछ करना पड़ता है। काजल दाल को चलाती है, भात उतारती है, चोखा तैयार करती है, सब कुछ थाली में सजाकर अंदर ले आती है और सबके सामने दाल भात चोखा परोस देती है। मम्मी मुझे दाल भात चोखा नहीं खाना। चुपचाप खा लो, नहीं खाओगे तो एक थप्पड़ पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सौरभ मन मार कर खाने लगता है। अरे गांव की दूसरी बहुएं एक एक चूल्हे पर 36 तरह के पकवान बनाकर अपने घर वालों को खिलाती हैं, और एक ये बहू है जिससे एक ही तरह का खाना बनाते नीली पीली हो जाती है। अरे बहू, हमारे जमाने में बहुएं घर की शान होती थी, शान। नहीं बनना मुझे किसी की घर की शान। फिर पूरा परिवार मन मारकर दाल भात चोखा खाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सावित्री गांव में टहल रही होती है। तभी उसकी नजर सामने आंगन में मीना पर पड़ती है, जो आंगन में चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई बैठी है। अरे बहू, क्या बना रही है? अम्मा, चूल्हे की आंच बच गई थी, सोचा बर्बाद क्यों करें, गाजर का हलवा बना दूं। अरे वाह, बड़ी समझदार है बहू। तभी सावित्री, एक ये बहू है, थोड़ी सी आग बची तो गाजर घिसकर हलवा बना दिया। और एक मेरी बहू है, इतनी लकड़ियां डाल देती है कि खाना बनने के बाद भी आग बची रहती है। ऊपर से खाना भी कच्चा बनाती है तेज आग में। सावित्री मुंह फेर कर अपने घर की ओर लौट जाती है। अरे बहू, तू आराम से लेटी है? घर में इतना काम पड़ा है। दादी सास और दादा ससुर के लिए खिचड़ी बना दे। चूल्हे में आग है, चढ़ा देती तो क्या जाता। मैं क्या दिन भर काम ही करती रहूं? अभी तो आप लोगों को नाश्ता करा कर लेटी हूँ, अब सीधे रात का खाना बनाऊंगी। दोपहर में खाना है तो आप लोग बना लीजिए। ये बात दादा ससुर और दादी सास सुन लेते हैं। सावित्री, जरा इधर आ। सावित्री उनके पास जाती है। देख बहू, अगर तेरी बड़ी बहू से घर नहीं चलता तो साफ कह दे। अमित की शादी करवा देते हैं। एक छोटी बहू आ जाएगी तो दोनों मिलकर घर संभाल लेंगे। अरे इसके लिए पहले अमित से पूछना पड़ेगा। पूछे क्या, उसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है। देवरानी आ जाएगी तो जेठानी के साथ मिलकर घर संभाल लेगी। सावित्री सोच में पड़ जाती है और फिर पूरा परिवार रात में आंगन में मुकेश, शांति, राम मोहन और सावित्री साथ बैठे हैं और सामने अमित खड़ा है। अमित, तेरे भाभी से अकेले इतना बड़ा परिवार संभल नहीं रहा। हम चाहते हैं तेरी भी शादी कर दे। नई बहू आएगी तो दोनों मिलकर घर संभाल लेंगी। क्या कहता है तू? मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। बोल बेटा। मुझे एक लड़की पसंद है, वो भी मुझे पसंद करती है। अगर मेरी शादी करनी है तो उसी से करवा दीजिए। कौन है, कहाँ की है? उसका नाम श्रुति है, पास के शहर में रहती है। ठीक है, तो कल ही चलते हैं, बात करके आते हैं। अगले दिन अमित अपने माता पिता के साथ श्रुति के घर पहुंचता है। आइए बैठिए। हम लोग अपने बेटे अमित के लिए आपके बेटे श्रुति का हाथ मांगने आए हैं। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हमारी बेटी को आपका बेटा पसंद है, हमें भी श्रुति पसंद है। तो फिर रिश्ता पक्का समझिए। हाँ हाँ, आप लोग शादी का दिन निकलवा लीजिए। दोनों परिवारों की रजामंदी से रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों में शादी का शुभ दिन आता है और ढोल नगाड़ों के बीच धूमधाम से अमित और श्रुति की शादी कर दी जाती है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कर। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। चाची आ गई, चाची आ गई। अब चाची मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिलाएगी। बिटिया, अब तू इस घर की नई बहू है, किसी को निराश मत करना। कल तेरी पहली रसोई है।
ठीक है दादी सासू माँ, मैं किसी को निराश नहीं करूंगी। कल ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों आराम करो। अमित और श्रुति अपने कमरे में चले जाते हैं। रात बीत जाती है। सुबह श्रुति नहा धोकर तैयार हो जाती है। लगता है अभी सब सो रहे हैं, मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। श्रुति सावित्री के पास आती है। सासू माँ, आज मेरी पहली रसोई है, क्या क्या बनाना है? रसोई घर कहाँ है? हमारा अलग रसोई घर नहीं है, बाहर आंगन में चूल्हे पर खाना बनता है। कोई बात नहीं, मैं उसी पर पहली रसोई करूँगी। सावित्री श्रुति को चूल्हा दिखाती है। बहू, तू तो शहर में पली है, चूल्हे पर खाना बनाना आता है? मुझे सही से तो नहीं आता है, पर मैं बना लूंगी। श्रुति चूल्हे को गीली मिट्टी से लिपती है। श्रुति के 2-3 कोशिशों के बाद लकड़ियों में आग पकड़ जाती है। दादा दादी के लिए हल्का बनाऊंगी, सास ससुर के लिए मजेदार, जेठानी जी के लिए भी अच्छा सा, सौरभ के लिए कुछ स्पेशल, अमित के लिए उसकी पसंद का, और मीठा तो बनाना ही है। श्रुति सावित्री के पास जाती है। माँ जी, मुझे पहली रसोई में पूरी सब्जी और खीर बनानी है, सामान दे दीजिए। रुक बेटी, अभी देती हूँ। श्रुति चूल्हे पर कढ़ाई और पतीला चढ़ाती है। दूध में चावल डालती है, आटा छानती है। पूरी बनाऊंगी, आलू दम भी, गाजर का हलवा, बताशे वाली खीर, लौकी का रायता, बिरयानी, पुलाव, जीरा राइस, लेमन राइस भी बना लेती हूँ, राजमा, छोले भटूरे, पंतुआ, रसमलाई, बेसन के लड्डू, जलेबी भी। एक एक कर पकवान बनते जाते हैं और श्रुति चूल्हे के चारों तरफ पकवान सजाते जाती है। तभी 36 पकवानों की खुशबू फैलती है और पड़ोसी आ जाते हैं। अरे वाह, नई बहू का खाना महक रहा है। पूरे गांव में खुशबू फैल गई। अरे, एक चूल्हे पर इतना सब? घर के लोग बाहर आते हैं। ये सब किसने बनाया? हमारी नई बहू ने। एक चूल्हे पर 36 पकवान बना दिए। हमें तो 36 पकवान बनाने वाली बहू मिली है। सब चटाई पर बैठ जाते हैं। श्रुति सबको अपने 36 पकवान परोसती है और सभी पहला निवाला खाकर, पूजा, कमाल कर दिया, सच में बहुत स्वाद है, अरसा हो गया था ऐसा खाना खाए। और एक काजल बहू है, जिससे एक तरह का पकवान भी ढंग से नहीं बनता। काजल चुपचाप 36 पकवान खाने लगती है। ठीक है, अब देखती हूँ कब तक एक चूल्हे पर 36 पकवान बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। श्रुति घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती है। चाची, आज मुझे पनीर वाली बिरयानी खानी है, बना दोगी ना? मुझसे क्यों कहता है? तेरी चाची बहुत अच्छी बनाती है, उसी से बोल। चाची, बिरयानी बना दो ना। अच्छा, बना दूंगी। दादा दादी का पेट ठीक नहीं है, इनके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। बहू, आज आलू के पराठे और दाल बाटी चूरमा भी बना लेना। जी माँ जी, बना लूंगी। श्रुति लकड़ियां लगाती है। अरे, मसाला लाना तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। वो दौड़कर मसाला लाती है, आटा गूंथती है, सब्जी चलाती है। हे भगवान, धुआं कितना है, पर सबके लिए पकवान बनाना है। किसी तरह सब खाना तैयार होता है। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर, बहुत बढ़िया, चलो भैया हम निकलते हैं। हाँ, लंच दे दो। श्रुति दोनों को खाना देती है और दोनों भाई चले जाते हैं। अब थोड़ा आराम कर लूं। पूजा, जरा सौरभ को स्कूल छोड़ाओ, मुझे थकान है। ठीक है, ले चलती हूँ। रास्ते में चलते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में। मेरा स्कूल सरस्वती विद्यालय है। स्कूल छोड़कर श्रुति बाजार से गुजरती है। रात के लिए सब्जी ले लेती हूँ। क्या दो बहन जी? आलू, टमाटर और लौकी दे दो। सब्जी लेकर घर लौटती है और जैसे ही आराम करने लगती है तभी, बहू, घर कितना गंदा है, रजाई गद्दे सब साफ कर दो। श्रुति, मैं आंगन देखती हूँ, तुम अंदर साफ कर लो। ठीक है दीदी। श्रुति झाड़ू लेकर अलमारी के नीचे, खाट के नीचे दीवार के जाले साफ करती है। यहाँ भी साफ कर लेती हूँ, वहाँ भी कर लेती हूँ। बाहर काजल झाड़ू किनारे रखकर फोन पर बात करने लगती है। हाँ माँ, मैं तो बस आंगन साफ कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सरपंच और मुखिया का परिवार खाना खाकर चला जाता है। बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। सच में सब तुम्हारी तारीफ करते गए। ऐसी बहू हर घर में नहीं होती। हमारे घर की शान है ये। सबकी बातें सुनकर श्रुति चुप रहती है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। काजल एक तरफ खड़ी सुन रही होती है। आज तो किसी तरह बहाना बनाकर बच गई, पर कब तक? अगर इस एक चूल्हे पर 36 पकवान बनाने से बचना है तो मायके ही चली जाती हूँ। अगली सुबह, राघव जी, मुझे मायके जाना है। ऐसे अचानक क्यों जाना है? मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, मैं मायके जाना चाहती हूँ। क्यों? अभी तो कोई खास बात भी नहीं है। जेठ जी, अगर दीदी का मन है तो जाने दीजिए ना।
अरे मम्मी, नानी घर चली जाएंगी तो मैं किसके पास रहूंगा और मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तो अपनी चाची के पास रहना, थोड़े दिन में मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, चाची मेरा बहुत ध्यान रखती है, अलग अलग पकवान भी खिलाती है, स्कूल भी पहुंचाती है। ओ बेटा जाने दे। वैसे भी श्रुति बहू अकेले पूरा घर संभाल लेती है, सबके लिए खाना भी बना लेती है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। काजल चुपचाप अपना सामान पैक करती है। चलो मैं तुम्हें मायके छोड़ाता हूँ। राघव काजल को मायके छोड़ने निकल जाता है। तभी सावित्री श्रुति के पास आती है और देख बहू, अब तो तेरी जेठानी चली गई है, पूरा घर तुझे ही संभालना है। हाँ हाँ सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा घर संभाल लूंगी। रात बीत जाती है। अगली सुबह श्रुति उठती है। आज तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, जेठानी जी भी नहीं है। सबसे पहले नहाकर तैयार हो जाती हूँ। श्रुति जल्दी जल्दी नहाकर तैयार होती है और मंदिर में दिया जलाकर श्रुति करने बैठती है। हे भगवान, आज का दिन अच्छे से निकाल देना, सब काम समय पर हो जाए। बहू जरा चाय पिला दे, सुबह सुबह चाय का वक्त हो गया है। हाँ बहू, हमारी भी चाय बना दे। जी दादी सासू माँ अभी लाई। श्रुति चूल्हा लीपती है और चूल्हा जलाकर चाय और पोहे बनाने लगती है। सबके लिए पहले चाय चढ़ा देती हूँ, फिर पोहे बना लेती हूँ, सबको समय पर मिल जाना चाहिए। चाय और पोहा बनाकर वो सबको परोसती है। दादाजी ये लीजिए आपकी चाय और पोहे। दादी सासू माँ ये आपके लिए। बहू बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, आज से घर की जिम्मेदारी तेरे हाथ में है। तभी सौरभ के स्कूल का समय हो जाता है। सौरभ उठ जाओ बाबू, स्कूल का समय हो गया है। उठ जाऊंगा चाची, अभी 2 मिनट। नहीं बाबू चलो उठो, देर हो जाएगी। श्रुति सौरभ को नहलाकर कपड़े पहनाकर तैयार करती है। पूजा, हमें काम पर निकलना है, नाश्ता और लंच बक्सा दे दो, देर हो रही है। हाँ, ऑफिस के लिए निकलना है, जल्दी कर दो। बस अभी देती हूँ, सब तैयार है। श्रुति फिर से चूल्हा जलाती है। सब्जी चढ़ा दे, जब तक पकती है तब तक आटा सान लेती हूँ और थोड़ा मीठे में खीर भी बना लेती हूँ। वो सब्जी पकाती है, आटा बेलती है, खीर चढ़ाती है और रोटियां सेकती हैं। ये लीजिए सबका टिफिन, रोटी सब्जी और थोड़ा मीठा भी रख दिया है। धन्यवाद, अब चलते हैं। ठीक है, हम निकलते हैं। दोनों चले जाते हैं। चाची चाची, मैं तो स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी कीजिए। चलो बाबू अभी चलते हैं। दोनों बस स्टैंड पहुँचते हैं। अरे बस रुक जाओ, सौरभ को लेते जाओ। बस निकल जाती है। अब क्या होगा चाची, मेरी स्कूल छूट जाएगी। चुप हो जाओ बाबू, हम पैदल ही जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। श्रुति सौरभ को स्कूल पहुँचा देती है। बच गए आज, वरना लोग कहते कि मैं सौरभ का ध्यान नहीं रख पाई। वो बाजार से सब्जी लेती है और दर्जी से प्रेस किए कपड़े लेकर घर लौटती है। घर आकर गंदगी देखती है। अरे पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर बाकी काम करूँगी। वो झाड़ू लगाती है, आंगन साफ करती है, चूल्हा साफ करती है। अरे भगवान, आज तो बहुत ज्यादा थकने वाली हूँ। वो सबके गंदे कपड़े इकट्ठा करके कुएं के पास धोने लगती है। अरे बहू, सुबह से देख रही हूँ तू काम ही कर रही है, थोड़ा आराम कर ले। हाँ बहू, कितनी मेहनत करेगी। अरे चाची, मैं आराम करने लगूंगी तो घर के काम कौन करेगा? अभी तो सबके लिए पकवान भी बनाने हैं। बड़ी अच्छी बहू मिली है सावित्री को। श्रुति मुस्कुराकर कपड़े निचोड़ती है। चलो कपड़े धुल गए हैं, अब इन्हें सूखने के लिए फैला देती हूँ। श्रुति धुले हुए कपड़ों को बाल्टी में रखती है और उन्हें उठाकर घर के पीछे की तरफ ले जाती है। हाय राम, कपड़े धोने में ही जान निकल गई, अब इन्हें उठाकर लाने में तो और भी हालत खराब हो गई। वो फटे हुए एक एक कपड़ा फैलाने लगती है। मेरी तो अभी से ही हालत खराब हो गई है। अभी तो सबके लिए अलग अलग तरह के पकवान भी बनाने हैं। कैसे बनाऊंगी 36 तरीके के पकवान? चलो खैर पहले चूल्हा जला लेती हूँ। श्रुति चूल्हा लीप कर आग जलाती है। सबसे पहले दादा ससुर और दादी सासू माँ के लिए सादी खिचड़ी बना लेती हूँ। खाने के समय तक थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। चावल साफ करते हुए पहले चावल बीन लेती हूँ, फिर दाल साफ कर लेती हूँ। दोनों को धोकर हांडी में डाल देती हूँ। श्रुति चावल हांडी में डालती है। अब इसमें थोड़ा हल्का नमक और थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। बस सादी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। फिर खिचड़ी चढ़ाकर वो साइड में रख देती है। पहले आटे की लोई बना लेती हूँ। अब कढ़ाई में तेल गरम कर देती हूँ। ये भुजिया के लिए आलू काट देती हूँ, मसाले डालकर भून देती हूँ। अब पूरियाँ बेलकर तल देती हूँ। तभी सावित्री और राम मोहन आ जाते हैं। बहू, आज हमारा कुछ चटपटा खाना खाने का मन कर रहा है, कुछ बना सकती है क्या? हाँ बहू, अगर हो सके तो दही बड़े बना दो ना। अच्छा ठीक है, दही बड़े और साथ में चने की दाल की पूड़ी बना देती हूँ। श्रुति फिर से तैयारी में लग जाती है। पहले उड़द की दाल भिगोकर पीस लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा नमक डालकर घोल फेंट लेती हूँ। कढ़ाई में तेल गरम है, अब गोल गोल बड़े तल देती हूँ। श्रुति बड़े निकाल कर पानी में भिगोती है। अब
अब इन्हें हल्के हाथ से निचोड़कर दही में डाल देती हूँ। ऊपर से भुना जीरा, नमक और थोड़ी सी चटनी डाल देती हूँ। फिर चने की दाल की पूरी बनाती है। चने की दाल पीसकर आटे में मिला देती हूँ। अब मसाले डालकर अच्छे से गूंथ लेती हूँ। लोइयां बनाकर बेलती हूँ और गरम तेल में तल लेती हूँ। फिर श्रुति सब कुछ थालियों में सजाकर परोसती है। वाह बहू, खिचड़ी भी बढ़िया बनी है और ये दही बड़े तो कमाल के हैं। सच में बहू, आज तो मजा आ गया। बहू, तेरे हाथों में तो स्वाद बसता है। बहुत अच्छी बहू मिली है हमें। चलो, इतनी मेहनत के बाद सब खुश तो हो गए। सभी खाना खाकर उठ जाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। श्रुति झूठे बर्तन इकट्ठा करके कुएं के पास ले जाती है। चलो, अब सारे बर्तन भी मांज लेती हूँ। आज तो हाथ ही नहीं रुक रहे। वो कुएं से पानी खींचकर बर्तन धोने लगती है। अरे श्रुति बहू, अब पेट में बड़ी तेज दर्द हो रहा है। दादी सासू माँ, लगता है आपने मेरे बनाए पकवान लालच में आकर ज्यादा खा लिए। आपको इतना नहीं खाना चाहिए था। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो। अरे बहू, तू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। उम्र भूल जाती हूँ। अब जल्दी कुछ कर, पेट फटा जा रहा है। अच्छा, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। श्रुति बर्तन वहीं छोड़कर मेडिकल स्टोर से दवाई लाती है। दादी सासू माँ, ये दवाई खा लीजिए और दादाजी आप ही ले लीजिए। आपने भी ज्यादा खा लिया था। हाँ बहू, थोड़ा गड़बड़ तो मेरे पेट में भी है, दे दे। ये लीजिए गर्म पानी भी, इससे आराम मिलेगा। उन्हें दवाई देकर वो फिर बर्तन मांजने लगती है। अब मैं भी कुछ खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। तभी फोन बजता है। हाँ बोलिए जेठ जी। अच्छा ठीक है, खाना बाद में खा लूंगी, पहले सौरभ को ले आती हूँ। श्रुति बिना खाए स्कूल की ओर निकल जाती है। चाची आप? हाँ बाबू, चलो घर चलते हैं। रास्ते में पड़ोसन मिलती है। अरे बहू, तेरी जेठानी कहाँ चली गई? क्या सब जिम्मेदारी तुझ पर छोड़ गई? कितनी भोली है तू। तू इतनी भोली है, समझती नहीं क्या? नहीं चाची, मेरी जेठानी मायके गई है। उनका परिवार और मेरा परिवार अलग थोड़ी है, हम सब एक हैं। वो सौरभ को लेकर घर आ जाती है। आओ बाबू, पहले खाना खा लेते हैं, फिर होमवर्क करना। ठीक है चाची। ऐसे ही शाम हो जाती है। सबके लिए चाय और पकौड़े बना देती हूँ, साथ में नमक पारे भी। तभी कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं। बहू, पहचानती है हमें? हाँ जी बुआ जी, आप लोग शादी में आए थे, मैंने देखा था। हाँ बहू, गृह प्रवेश में नहीं आ पाए थे, इसलिए मिलने चले आए। सुना है तू एक चूल्हे पर 36 पकवान बनाती है। हाँ, मेरी बहू पूरे गांव में मशहूर हो गई है। अरे नहीं, मैं तो बस अपना काम करती हूँ। हम लोग आज रात यहीं रुकेंगे। क्यों नहीं, मैं आप सबके लिए भी 36 तरह के पकवान बनाऊंगी। वो चूल्हे के पास सारा सामान इकट्ठा करती है। तेल, मसाले, तवा, बेलन, बर्तन सब यहीं रख लेती हूँ। कितना भारी है। अच्छा हुआ एक साथ ले आई, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। वो सब्जियां धोती है, काटती है। पहले सब्जियां काट लेती हूँ। अब आटा गूंथ लेती हूँ। पूड़ी, पराठे, खीर, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू सब बनाना है। श्रुति खीर चढ़ाती है। दूध उबल रहा है, इसमें चावल डाल देती हूँ, धीरे धीरे पकने देती हूँ। चीनी और मेवा बाद में डालूंगी। गुलाब जामुन के लिए मावा गूंथती है। छोटे छोटे गोले बना लेती हूँ। अब धीमी आंच पर तल लेती हूँ, फिर चाशनी में डाल दूंगी। फिर श्रुति बेसन के लड्डू भूनती है। बेसन अच्छे से भूनना है, घी डाल देती हूँ। खुशबू आ रही है। अब चीनी मिलाकर लड्डू बांध देती हूँ। देर रात तक वो सब तैयार कर देती है और सबके सामने परोसती है। वाह बहू, एक चूल्हे पर तूने 36 पकवान बना लिया। पकवान में स्वाद है, आज तो मजा आ गया। बस अब सोने का समय हो जाए, आंखें खुद ब खुद बंद हो रही है। वहीं दूसरी तरफ काजल का मायका। अरे बेटी, तू अपने ससुराल से यहाँ आ गई और 2 हफ्तों से यहीं है। अपने ससुराल नहीं जाएगी क्या? अरे जाऊंगी ना माँ, तुम्हें क्या इतनी जल्दी है मुझे ससुराल भेजने की? बेटी, वहाँ नई बहू आई है, लोग यही कहेंगे ना कि जेठानी देवरानी से काम करवा रही है और खुद मायके में आराम कर रही है। तेरा भी तो घर है वहाँ, तेरा पति भी इंतजार कर रहा होगा। ओ बेटी, 2 हफ्ते मायके में रहोगी तो लोग बातें बनाएंगे। माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, सोचती हूँ। काजल अपने कमरे में आकर सोचने लगती है। अगर मैं वापस चली गई तो फिर एक ही चूल्हे पर 36 तरह के पकवान बनाने पड़ेंगे। मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मम्मी भी भेजना चाहती है, अब क्या करूँ? कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं प्रेग्नेंट होने की एक्टिंग करूँ तो कोई मुझसे काम नहीं करवाएगा। अगली सुबह। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बेटी, क्या बात है? माँ, आज सुबह ही पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे सच में? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है।
बेटी पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी आज सुबह ही पता चला। शकुंतला तुरंत फोन मिलाती है। नमस्ते, आपकी बहू काजल प्रेग्नेंट है। आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हमारी बहू को जल्दी घर भेज दीजिए। आप राघव को भेज दीजिए, हम आज ही काजल को भेज देते हैं। राघव ससुराल पहुंचता है। काजल चलो घर चलते हैं। हाँ जी चलिए। राघव खुशी खुशी काजल को घर लेकर रास्ते में उसके लिए कपड़े खरीदता है और घर आता है। बहुत अच्छा समाचार है। अब घर में नन्हा मेहमान आएगा। श्रुति एक तरफ खड़ी सब सुन रही है। अब मुझे जेठानी जी का खास ख्याल रखना पड़ेगा। उनसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। उन्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्रुति बहू, जैसे तुम हम सबका ध्यान रखती है वैसे ही अपनी जेठानी का भी ख्याल रखना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जेठानी जी का पूरा ख्याल रखूंगी। अगली सुबह 5 बजे हैं। अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन अगर अभी नहीं उठूंगी तो काम कैसे होगा। श्रुति उठकर नहाती है, तैयार होती है और देखती है कि घर में सब सो रहे हैं। चलो सबके लिए चाय बना देती हूँ। वो चूल्हा जलाकर चाय बनाती है और सबसे पहले काजल के कमरे में जाती है। जेठानी जी, ये लीजिए आपकी चाय। मुझे ये वाली चाय नहीं पीनी, इसमें इलायची डाली है ना। मुझे अदरक वाली चाहिए, मेरे लिए अदरक वाली बना कर लाओ। अच्छा, अभी बना कर लाती हूँ। श्रुति सबको चाय देती है और फिर दोबारा चूल्हे पर जाती है। अब अदरक कूट लेती हूँ, दूध चढ़ा देती हूँ। ये लीजिए जेठानी जी, अदरक वाली चाय। तभी सावित्री आ जाती है। बहू अपनी जेठानी का खास ध्यान रखा कर, उसे क्या खाना पीना है देखती रहा कर। और हाँ, समय मिले तो उसके लिए गोंद के लड्डू और मेवे के लड्डू बना देना। गर्भवती महिला के लिए अच्छे होते हैं। जी सासू माँ, बना दूंगी। फिर श्रुति चूल्हा जलाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। अरे आज दाल चावल नहीं खाना, पूड़ी भी नहीं खानी, मेरा मन खट्टा खाने का कर रहा है। मेरे लिए इमली का घोटा और इमली आंवले की सब्जी बनाओ। अरे बहू, बाजार का क्या खट्टा खाएगी? नहीं, मुझे इमली का घोटा ही पीना है। ठीक है जेठानी जी, मैं आपके लिए इमली और आंवले की सब्जी बना देती हूँ। श्रुति गांव में इमली के पेड़ के पास जाती है। इमली तो बहुत ऊंचाई पर है, पत्थर मारकर गिरा लेती हूँ। श्रुति एक पत्थर को पेड़ की तरफ मारती है और पत्थर श्रुति को वापस लगता है। हाय माँ! श्रुति इमली तोड़ती है, बाजार में आंवला खरीदती है और घर लौटती है। पहले इमली भिगो देती हूँ और आंवला काट लेती हूँ और मसाला भूनकर इमली का रस डाल देती हूँ। कुछ देर में इमली की सब्जी तैयार करके श्रुति सबको खाना परोसती है और काजल के सामने इमली आंवले की सब्जी रखती है। मुझे नहीं खाना, अच्छा नहीं लग रहा, मेरे लिए दूसरी सब्जी बनाओ। आपने ही तो इमली आंवले की सब्जी बनवाई थी। पर अब मन नहीं कर रहा। बहू, गर्भवती महिला का मन बदल जाता है, उसके लिए कुछ और बना दे। फिर क्या बना दूं? आलू दम बना दो और पूड़ी। श्रुति फिर से चूल्हा जलाती है और पहले आलू उबाल लेती हूँ, मसाला भूनकर दम लगा देती हूँ। अब पूड़ियाँ बेलकर तल देती हूँ। काजल मजे से आलू दम और पूरी खाने लगती है। इधर श्रुति घर के छोटे मोटे कामों में लग जाती है। मुझे भी गरम गरम टिफिन दे दो। बस अभी पैक कर रही हूँ, ये लीजिए सबका टिफिन। सब काम पर चले जाते हैं और काजल अपने कुछ गंदे कपड़े लेकर बाहर आती है और उल्टी करती है। अरे बहू, कहाँ जा रही थी कपड़े लेकर? मम्मी जी अपने कपड़े धोने जा रही थी। जेठानी जी आप क्यों धोने जाएंगी? आपको उल्टी हो रही है, दीजिए मैं धो देती हूँ। श्रुति कपड़े लेकर कुएं के पास बैठ जाती है। तभी काजल 7 साड़ी लेकर आती है। ये मेरी हफ्ते भर की साड़ियाँ हैं, मायके में नहीं धोई थी, इन्हें भी साथ में धो देना। ठीक है, रख दीजिए, मैं धो दूंगी। श्रुति पूरे घर के कपड़ों के साथ 7 साड़ियाँ भी धोती है और पीछे आंगन में फैला देती है। वो बहुत थक चुकी है, फिर भी चुपचाप काम में लगी रहती है। अच्छा, तुम काम करो, मैं थोड़ा आराम करती हूँ। श्रुति थकी हुई सांसें लेती है और फिर अगले काम में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री काजल से, बहू काजल, देख मैं जानती हूँ तू पेट से है, पर इस हालत में भी औरतों को चुपचाप बैठे नहीं रहना चाहिए। थोड़ा बहुत काम करती रहेगी तो शरीर मजबूत रहेगा, बच्चा भी तंदुरुस्त होगा। जी माँ जी। श्रुति बहू तो सब्जियाँ लेने गई है, तू ऐसा कर घर में अच्छे से झाड़ू वाड़ू मार ले, इससे तेरी कसरत भी हो जाएगी और घर भी साफ हो जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। आप निश्चिंत होकर अपनी सहेलियों के पास जाइए। सावित्री बाहर चली जाती है। उनके जाते ही काजल आराम से आंगन में निकलती है। तभी दरवाजे पर श्रुति सब्जियों का थैला लेकर आती दिखाई देती है। जेठानी जी ये लीजिए, ताज़ी सब्जियां ले आई हूँ। अरे देवरानी जी, पता नहीं क्यों घर से अजीब सी बदबू आ रही है, मुझे तो इस बदबू से बार बार उल्टियाँ सी महसूस हो रही हैं। अरे कैसी बदबू जेठानी जी?
और शायद सफाई ठीक से नहीं हुई। आप जरा फिनाइल डालकर अच्छे से पोछा मार दीजिए ना, मुझे बदबू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। श्रुति सब्जियों का थैला रसोई में रखती है, फिर झाड़ू उठाकर पूरे घर में दोबारा झाड़ू लगाने लगती है। अरे, सुबह ही तो मैंने झाड़ू लगाया था, फिर भी बदबू। खैर, जेठानी जी को तकलीफ ना हो, बस यही जरूरी है। वो पानी की बाल्टी में फिनाइल मिलाती है, पूरे घर में मेहनत से पोछा मारने लगती है। फिर कुछ देर बाद, जेठानी जी, आप तो सब ठीक है ना? बदबू नहीं आ रही? देवरानी जी, घर तो साफ हो गया, पर हमारे आंगन में जो घास उगी है ना, उसमें छोटे छोटे कंकर छुपे रहते हैं। जब शाम को टहलती हूँ तो वो कंकर मेरे पैरों में छुप जाते हैं। क्या तुम वो घास उखाड़ दोगी ताकि मुझे कंकर साफ दिखाई दे? जेठानी जी, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। श्रुति धीरे धीरे आंगन में आती है और झुककर घास उखाड़ने लगती है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, कई दिनों से नींद भी पूरी नहीं हुई है। सुबह से रात तक एक चूल्हे पर पकवान बनाओ, घर संभालो, पर कोई बात नहीं, जेठानी जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्रुति घास उखाड़ती जाती है, तभी अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? श्रुति बेहोश होकर गिर जाती है। सावित्री अपनी सहेलियों से मिलकर वापस लौटती है, तभी उसकी नजर श्रुति पर पड़ती है। अरे बहू, ये क्या हुआ? बहू उठो। अमित, राघव, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ माँ? देखो, श्रुति कब से बेहोश पड़ी है, होश में ही नहीं आ रही। अमित और राघव तुरंत उसे उठाकर अंदर कमरे में लाते हैं। अरे, इसके ऊपर पानी के छींटे मारो तभी होश आएगा। पानी की छींटों पर भी श्रुति होश में नहीं आती। मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही कमजोरी लग रही है। हाँ बेटा, जल्दी जा, डॉक्टर को लेकर आ। अमित दौड़कर डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर जांच शुरू करता है। घबराइए मत, मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, अभी होश आ जाएगा। इंजेक्शन लगते ही कुछ ही देर में श्रुति को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मुझे तो आंगन की घास उखाड़नी थी। अरे बहू, तुझे घास क्यों उखाड़नी थी? जेठानी जी के पैरों में कंकड़ चुभ जाते हैं, इसलिए। पहले ये बता, तू बेहोश कैसे हो गई? मुझे नहीं पता माँ जी, अचानक अंधेरा छा गया। आपकी बहू गर्भवती है और कई दिनों से इनकी नींद पूरी नहीं हुई है। बहुत ज्यादा थकान की वजह से बेहोश हो गई। अरे ये तो डबल खुशी की बात है। हमारी बहू माँ बनने वाली है। तूने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जेठानी जी गर्भवती है, ये सुनकर मैं चुप रह गई। सोचा अगर मैंने भी बता दिया तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। घर वाले उसकी समझदारी और त्याग की तारीफ करने लगते हैं। आपने कहा था ना कि ये भी गर्भवती है। चलिए, जब मैं आया ही हूँ तो इनका भी एक बार चेकअप कर लेता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसी अवस्था में नियमित जांच जरूरी होती है। हाँ काजल, जब डॉक्टर आए हैं तो चेकअप करा लो। हाँ बहू, देर क्यों कर रही हो? मजबूरी में काजल आगे बढ़ती है। डॉक्टर उसकी नब्ज और बीपी चेक करते हैं। आपको किसने कहा कि आप गर्भवती हैं? आप तो प्रेग्नेंट नहीं हैं। डॉक्टर, ठीक से देखिए, आप चाहे तो ब्लड टेस्ट करा लीजिए, लेकिन आपकी पत्नी गर्भवती नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर अपना बैग उठाता है और निकल जाता है। बहू, तूने इतना बड़ा झूठ बोला। तेरी वजह से श्रुति दिन रात काम करती रही और आज वो बेहोश हो गई। काजल, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। प्रेगनेंसी जैसी बात पर भी झूठ। घर भरोसे से चलता है बहू, झूठ से नहीं। हाँ, मैंने झूठ कहा था। अगर सच बता देती तो सारे काम मुझे करने पड़ते। मैं भी श्रुति की तरह थक जाती, इसलिए। भाभी, आपने सोचा भी नहीं कि श्रुति ने बिना कुछ कहे सब संभाल लिया। श्रुति बिस्तर पर बैठी है, लेकिन उसके चेहरे पर वही नम्रता है। रहने दीजिए, जेठानी जी को मत डांटिए, वो मुझसे बड़ी है। नहीं बहू, आज सच सामने आ गया है। तूने दिन रात उसकी सेवा की, उसके कपड़े धोए, उसके लिए इमली आंवले की सब्जी बनाई, 2-2 बार खाना बनाया, और ये सब झूठ के सहारे। बहू, घर सेवा से चलता है, चालाकी से नहीं। ठीक है काजल, तुझे घर का काम भारी लगता है ना, इसीलिए तो हम तेरे लिए देवरानी लाए थे कि काम बढ़ जाए, लेकिन तूने तो उसे ही परेशान कर दिया। अब से अपना और अपने पति का सारा काम तू खुद संभालेगी। अपने कपड़े खुद धोएगी, अपने कमरे की सफाई खुद करेगी। और उम्मीद है अब दोबारा ऐसा झूठ नहीं बोलोगी। जी, मैं अपना सारा काम खुद करूंगी। अगली सुबह, काजल, नाश्ता तैयार है ना? ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरा टिफिन भी बना दो। काजल आंगन में आती है और चूल्हा जलाती है। ये धुआं तो आंखों में जा रहा है। पता नहीं मेरी देवरानी ये सब कैसे कर लेती थी। गंवार है, उसे तो ये सब काम करना ही आता होगा। काजल जैसे तैसे नाश्ता बनाती है, सौरभ का टिफिन पैक करती है। लो
लो बेटा तुम्हारा टिफिन। राघव भैया लीजिए आपका टिफिन। टिफिन लेकर दोनों घर से निकल जाते हैं और काजल सब्जियां काटने बैठ जाती है। दीदी लाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाकर लेटो। ये सब काम मुझे तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। खुद तो गवार हो और अपनी गवार हरकतों से सबको एक चूल्हे पर 36 तरह के पकवान की आदत डाल दी। अब सारा काम मुझे देखना पड़ रहा है। तभी अमित आता है। भाभी, आपको किसने कहा कि श्रुति गवार है? गवार नहीं तो और क्या है, हर समय काम में लगी रहती है। पढ़ी लिखी होती तो ऐसे कामों में दिन रात नहीं लगी रहती। भाभी, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन किया है मैंने। और श्रुति तुमने? मैंने लॉ की पढ़ाई की है। क्या तुमने लॉयर की पढ़ाई की है? जी दीदी, लेकिन शादी के बाद मैंने घर संभालना चुना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि मैं अपने परिवार का साथ न दूं। देखा काजल, जिसे तू दिन भर गवार समझती थी वो तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पर घमंड नहीं है। वो घर भी संभालती है और रिश्ते भी। काजल की आंखें झुक जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मुझे माफ कर दो श्रुति, मैं अपने पढ़ाई के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हें गवार समझा, तुमसे इतना काम करवाया और तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी होकर भी पूरे घर को संभालती रही। दीदी, पढ़ाई का घर परिवार से कोई मुकाबला नहीं है। पढ़ाई हमें सिखाती है कि हम अपने परिवार को साथ लेकर चलें। आज मुझे समझ आया कि असली पढ़ाई डिग्री नहीं व्यवहार में होती है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे और एक चूल्हे पर 36 तरह के पकवान भी बनाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और आंगन में चूल्हा जलता है और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर एक चूल्हे पर 36 तरह के पकवान बनाती हैं।